हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर चल रहा है उसके आगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के व्यवहारिक उदाहरण, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक पर जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट उदाहरण में जैसे अपवर्तन के जो कारण होते हैं, जैसे कोई ग्लास है ना, किसी ग्लास में है ना, किसी ग्लास में अथवा बीकर में है ना, बीकर में किसमें, किसी ग्लास में अथवा बीकर में जो डूबी हुई जो छड़ होती है अथवा पेंसिल टूटी हुई, अच्छा, अथवा पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होती है ना। कैसे प्रतीत होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है जी। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण है कि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर अपवर्तनांक कम होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा? कम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है ना। तथा जो प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है। जब प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे सूर्योदय एवं सूर्यास्त जो होता है, जो हमारा सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है ना, जो सूर्य क्षैतिज से क्या होता है? सूर्य जो होता है क्षैतिज से हमें कैसे दिखाई देता है? क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तीसरा है कि जो जल के सतह पर जो होता है, जो जल का सतह होता है ना, जल का जो सतह होता है, तो जल के सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तालाब की गहराई है, किसकी गहराई? जो तालाब की गहराई है उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। ये सारे चीज़ें हैं, क्या है? उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक है जी। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए आप कि जो हमारा अपवर्तन होता है ये घनत्व के डायरेक्ट अनुत्क्रमानुपाती होता है। किसके? घनत्व के डायरेक्ट क्या होता है? अनुत्क्रमानुपाती होता है। और जो अपवर्तनांक जो होता है ना, ये चमक के भी डायरेक्ट अनुत्क्रमानुपाती होता है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। अब हम आते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम के बाद बात करेंगे। ठीक है। प्रथम नियम में ये है कि जो हमारा जो आपतित किरण है, कौन सी किरण? आपतित किरण। जैसे हमने डायग्राम बनाया था, ये वाली डायग्राम बनाया था यम 1, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी अभिलंब हमने बना दिया था।
और उसके बाद ये हमारा आपतित किरण आई, इस पॉइंट पे आपतन बिंदु पर आई, ठीक है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण आ गई। और आपतित किरण जब आई तो इसे निकलना था इस तरह से। अगर हम ये माध्यम अगर हम मान लें माध्यम 1 है ना, U1 मान लें, और माध्यम 2 को क्या मान लें, माध्यम 2 को मान लें U2 मान लें, ठीक है। माध्यम 2 को क्या मान लें, U2 मान लें। तो अब सीधे निकलनी थी, लेकिन हमारा अपवर्तित किरण जो है रिफ्लेक्ट होकर के अवलंब की ओर झुक जाती है, इस बात का ध्यान है, हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपतन कोण आई है ना, और जो अपवर्तित जो किरण है ना, ये समझ में आई। इसका मतलब प्रथम नियम के अनुसार जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। क्लियर है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किसके माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जैसे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी फर्स्ट वाले U1 और दूसरे वाले U2, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, समझिएगा, आपतन कोण की ज्या यानी जो साइन, यहाँ आपतन कोण की जो ज्या है, यानी जो साइन है, आपतन कोण की जो साइन है, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण का साइन, तथा अपवर्तन कोण R की जो ज्या है, यानी जो साइन है, का अनुपात क्या होता है, वो क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है। इसका मतलब यानी म्यू1 साइन आई, यहाँ से लिख लीजिए म्यू1 साइन आई पहले में से, बराबर म्यू2 साइन R। क्लियर, समझ बात आई। तो यहाँ से म्यू1 अपान म्यू2 अगर लिखेंगे पहले माध्यम में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई अपान क्या आ जाएगा, साइन R आ जाएगा। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपवर्तन के नियम समझ में आ गया, अपवर्तन का नियम समझ में आ गया, कैसे हुआ रटना नहीं है, बस डायग्राम को देख करके आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपवर्तनांक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे हम जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो दिशा क्या करती है, अपनी परिवर्तित कर लेती है। ये हमने आपको बताया है ना। उसे क्या करते हैं, जैसे जब प्रकाश की किरण, जैसे यहाँ से हम डायग्राम ड्रॉ करें, M1 M2, ये हमारा हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में आती थी तो यहाँ आपतन बिंदु पाई, है ना, तिरछी गमन करते एक पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए ये हमारा विरल माध्यम है ना, ये मान लीजिए हमारा सघन माध्यम है। तो यहाँ सीधे रिफ्लेक्ट ना होकर के ये अभिलंब की ओर ऐसे परिवर्तित होकर के झुक जाती है ना, जब विरल से सघन माध्यम में आती है तब, तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, जाना था इधर रिटर्नेबल हो गई, ठीक है। तो अपवर्तनांक का मतलब है, यदि जैसे मान लो कि यदि प्रकाश की जो किरण है, यदि जो प्रकाश की किरणें है ना, जो हमारी प्रकाश की किरणें है ना, माध्यम जो फर्स्ट है इसका, माध्यम फर्स्ट है ना, माध्यम फर्स्ट यानी वायु अपवर्तनांक n के सापेक्ष, ठीक है, n के सापेक्ष। यदि हम बात करें
अगर मान लीजिए यदि हम बात करें किसकी, अगर पूछता है, इसको छोड़ो, मैं एक वो करता हूँ, अगर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में पूछेगा कि ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो पहले क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, तो ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक लिखेंगे। तो पहले आप ये डिनोट करेंगे, पहले यहाँ ग्लास आएगा, पहले देखो, पहले ग्लास जी आएगा, और म्यू, और ग्लास के सापेक्ष है पानी का अपवर्तनांक, यानी यहाँ वो हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे म्यू डब्ल्यू अपान म्यू जी। क्लियर। अगर फिर पूछे कि आइस के सापेक्ष, यानी बर्फ के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बर्फ के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो यहाँ आइस हो गया, और यहाँ अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष, तो म्यू डब्ल्यू अपान म्यू आई। समझ बता रही है। और वाटर का कितना होता है 1.33, और इसका होता है 1.31। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, समझ में आता ही। पहला लिखो इसमें कि हीरे का जो हीरे एक होता है आपका क्रांतिक कोण, तो क्रांतिक कोण के बारे में यहीं लिख लीजिए आप। क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण होता क्या है, तो लिख लो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम तक जाती है, यानी सघन से कहाँ जाती है, सघन से जब वो विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल हम कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा आपको समझा दें कि ये हमारा है ना, ये हमारा, अब हम क्या करते हैं कि जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इनके बीच जो एंगल मान लो बनता है, यहाँ पे विरल, ऊपर विरल हो गया, नीचे सघन हो गया, ऊपर विरल हो गया और नीचे क्या हो गया, सघन हो गया, ठीक है। ये एंगल हमारा सी है, और म्यू है इसका पूर्णांक, है ना। तो म्यू साइन सी बराबर हो जाएगा 1 इंटू साइन 90, तो साइन सी बराबर हो जाएगा 1 अपान म्यू। तो यहाँ से ले लेंगे तो सी बराबर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 अपान म्यू, ये क्रांतिक एंगल है ना, क्रांतिक कोण हो जाएगा, म्यू बराबर साइन इनवर्स 1 अपान म्यू, ठीक है। अब कुछ का अपवर्तनांक लिख लेते हैं यहीं पे, देखो कुछ का अपवर्तनांक क्या, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसका अपवर्तनांक, 1 मिनट, अपवर्तनांक। जैसे अगर हम क्वेश्चंस आता है कि हीरे का अपवर्तनांक बता दो, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होगा, यह अपवर्तनांक लिख लो, ये क्रांतिक कोण लिख लो। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है 2.4 होता है, और ये क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है, ठीक है। और वाटर का कितना होता है, वाटर का होता है 1.33, ये होता है 49 डिग्री क्रांतिक कोण। ग्लास का लिख लो, एनसीईआरटी में दिया, ग्लास का 1.5 होता है, और इसका क्रांतिक कोण 42 डिग्री होता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही बात, बिल्कुल होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए।
ठीक है। एक लिख लो आप आइस का, है ना, बर्फ का लिख लो, बर्फ का जो अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है। कितना होता है? 1.31 होता है। केरोसिन लिख लो, केरोसिन का कितना होता है? तो केरोसिन का 1.44 होता है। जैसे 12 का स्क्वायर 144, तो आप उसके हिसाब से याद रखिएगा केरोसिन का। बेंजीन देख लो, बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन का होता है 1.50। एल्कोहल का कितना होता है? एल्कोहल का कितना होता है? तो एल्कोहल का 1.36 होता है। कितना होता है? 1.36 होता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल, इस बात का ध्यान रहे। और एक हमारा होता है, एक हमारा क्वेश्चंस होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे म्यू, अगर हम बात करें किसकी, अगर अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में हम संबंध बताएं, ठीक है। जैसे अपवर्तनांक, मैं 1 मिनट और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, आप इसको पॉइंट आपको नोट करिएगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, यहाँ मैं लिखा देता हूँ, अपवर्तनांक तथा अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना, ये जो फार्मूला होता है म्यू बराबर सी वाई वी होता है। क्या होता है? म्यू बराबर सी वाई वी होता है। तो म्यू बाई सी वाई वी होता है। यहाँ सी क्या है? तो सी है निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल। सी क्या है? निर्वात तथा वायु में प्रकाश की चाल। और वी क्या है? वी है माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये म्यू क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? ये क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। समझ पाता रही है? म्यू अगर हमारा ज़्यादा है, यानी अपवर्तनांक हमारा ज़्यादा है, तो हमारा जो माध्यम होगा वो डेंसर माध्यम होगा, यानी सघन होगा। यदि अपवर्तनांक ज़्यादा है तब। यदि अपवर्तनांक की वैल्यू हमारी कम है, कम का मतलब कि अपवर्तनांक हमारा कम है, तो ये रेयर होगा, यानी विरल माध्यम होगा। क्या होगा दोस्त मेरे? यानी विरल माध्यम होगा। अगर प्रकाश की चाल, ये म्यू है, अगर प्रकाश की चाल यानी भी को अगर हम बढ़ा दें, भी को हम क्या कर दें? बढ़ा दें, तो म्यू हमारा क्या है? म्यू हमारा हो जाएगा कम। प्रकाश की चाल अगर बढ़ा देंगे, म्यू कम। अगर भी को हम घटा दें तो म्यू हो जाएगा हमारा बढ़ेगा। क्लियर? यानी म्यू जो है वो प्रकाश की चाल का, माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है दोस्त मेरे? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे आपको। क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ हम टॉपिक समझाएंगे। प्रकाश की चाल, और देखिए प्रकाश की चाल कितनी होती है, सी की वैल्यू कितनी होती है, यानी प्रकाश की चाल की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब देखो, जैसे हम पहले एयर की बात कर लेते हैं, एयर की बात करेंगे, उसके बाद ग्लास की बात करेंगे, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद वाटर की बात करेंगे, उसके बाद डायमंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डायमंड की बात करेंगे, है ना। यहाँ लिखो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। ठीक है। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जो प्रकाश की चाल होती है,
वो होती है 3 × 10⁸ है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.00। ग्लास में 2 × 10⁸ होता है, 2 × 10⁸ होता है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है। वाटर में 2.25 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। डायमंड का कितना होता है 1.25 होता है इंटू 10⁸ होता है, और 2.41 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपका क्या है बन सकता है। क्लियर होगी बात कि नहीं हो गई? क्लियर होगी बात? क्लियर। आपका एक टॉपिक और ये आपका न्यूमेरिकल्स कराना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब मैं कल कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। आप कम से कम दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करो, दोस्त मेरे दोस्तों के साथ शेयर किया। इतनी मेहनत से टॉपिक बनाता हूँ, कभी NCERT का, कभी NCERT का एग्जाम्पलर का ले करके आपको क्वेश्चन बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो यार लाइक सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड्स, नया चैनल है, आप सपोर्ट करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल वेरी मच।